हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के अंदर ये नया टॉपिक है प्रेसिपिटेशन, विच इज चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। दिस टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप ये कह सकते हो कि अब जो प्रेसिपिटेशन का चैप्टर का, इससे पहले हमने आपको बेसिक समझाया प्रेसिपिटेशन की मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है ना, कैचमेंट एरिया क्या है, ये सारे बेसिक्स हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल पार्ट धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मतलब प्रेसिपिटेशन को कैसे मेजर किया जाता है ना। प्रेसिपिटेशन का डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेल है, स्लीट है ना, ग्लेज है, ड्रिजल है, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स है। अब इन सारे डिफरेंट फॉर्म्स में जो मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, मतलब मेन फॉर्म कहने का मतलब है जिसके तहत मैक्सिमम वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस को रीच होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल। सो जनरली जो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इसके अंदर हम मेजर किसको किसको करते हैं, दो ही चीजों को मेजर करते हैं। पहला मेजर करते हैं हम रेनफॉल, और दूसरी मेजरमेंट होती है स्नोफॉल की। ओके, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। और बाकी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। मतलब जो पानी वो सरफेस पे लेके आती है, वो काफी कम मात्रा में लेके आती है। सो वो ना के बराबर, उसको हम जनरली हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन में हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे कंसिडर ही नहीं करते हैं। सो जो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इट इज जनरली कन्फाइंड टू व्हाट, कन्फाइंड टू मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल एंड मेजरमेंट ऑफ स्नोफॉल। अब इन दोनों में से भी मैक्सिमम इन दोनों में से भी हम जिस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब तो समझ रहे हो आप लोग, बरसात, बारिश। ठीक है, इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वाटर जमीन पे आती है, जिसका ड्रॉप का साइज 0.5 mm से 5 mm के 6 mm तक होती है। समझ रहे? तो दैट इज योर रेनफॉल। तो रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है, तो देखो समझो इस बात को। मान लीजिए कि एक ऐसा अर्थ सरफेस एरिया है, कोई एक आपके शहर का। अब इस एरिया में बरसात हुई, ठीक है। अब ये जो एरिया है, लेट्स सपोज ये एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर का। ओके, इसमें बरसात हुई, तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे? हमेशा रेनफॉल को हम डेप्थ ऑफ रेनफॉल में एक्सप्रेस करते हैं। हम उसको जो मेजर करते हैं इन फॉर्म ऑफ डेप्थ ऑफ रेनफॉल। अब वो डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैसे आएगा? देखो, लेट्स सपोज कि V वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वाटर इस एरिया पे, इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर वाटर आई ड्यू टू रेनफॉल। ठीक है, अब हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम ये करेंगे कि ये जो आपका सरफेस है, इट इज लेवल सरफेस, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस है ना, और किसी भी तरह का लॉसेस नहीं हो रहा है। लॉसेस कहने का मतलब है ना इवोपरेशन हो रहा है, ना रन ऑफ हो रहा है, ना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ। जितना पानी आया वो सारा का सारा पानी इस एरिया के ऊपर स्टैंड करेगा। अगर स्टैंड करेगा मतलब इस एरिया के ऊपर कंप्लीटली इस तरह से लेवल सरफेस के ऊपर स्टैंड हो गया, किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ। तो कितना डेप्थ में स्टैंड हुआ? दिस इज योर डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग ऐसे कहेंगे। तो कितने डेप्थ में स्टैंड हुआ, दैट इज योर मेजरमेंट। हम इस चीज को जनरली रेनफॉल को इस टर्म्स में, डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम इक्वल टू आप कैसे, डेप्थ ऑफ रेनफॉल इनटू एरिया, है कि नहीं? सो डेप्थ ऑफ रेनफॉल इक्वल टू क्या होगा? लेट्स सपोज डेप्थ ऑफ रेनफॉल को हम h लिखते हैं, तो h इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिसीव हुई अर्थ सरफेस पे इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये जो एरिया है, इसमें ध्यान रखने का कि ये लेवल सरफेस है। जनरली हमारा सरफेस अंडुलेटेड है, कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचा, कहीं ये। तो हम उस अंडुलेशंस को हटा के हम एज्यूम करते हैं कि एक लेवल सरफेस है। उस लेवल सरफेस के ऊपर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अर्थ सरफेस पे आ रही है, वो कितने हाइट में स्टैंड होगी, दैट हाइट। क्लियर है? इस तरह से रेनफॉल का मेजरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग।
ठीक है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर तो अब डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, है ना, कि कहीं एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस है और बरसात होगी तो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी, इवापोरेशन भी नहीं होगी, ये वो कुछ भी नहीं होगा और आप इजीली रेनफॉल डेप्थ मेजर कर लोगे। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इस रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है रेन गॉज। समझ में आया? अब ये जो रेन गॉज है इसको और भी डिफरेंट नाम से जाना जाता है, पुलवोयोमीटर, ओम्बोरोमीटर, हाइटोमीटर या फिर यूडोमीटर। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से भी ये रेन गॉजेस जाने जाते हैं। अब ये जो रेन गॉजेस हैं, ये इसका अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गॉज, दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। रिकॉर्डिंग रेन गॉज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज में यही बेसिक डिफरेंस है कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज केवल वाटर को कलेक्ट करेगा और आपको मैनुअली जाके वहां पे मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, कि रेनफॉल डेप्थ कितना है, कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। लेकिन ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज की बात थी। अब रिकॉर्डिंग रेन गॉज में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली डेटा को रिकॉर्ड करेगा, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो इस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, कौन कौन से रिकॉर्डिंग रेन गॉज है, कौन कौन से नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज है, उसका डायग्राम हम स्टडी करेंगे, डिजाइन स्टडी करेंगे। रेन गॉज इंस्टॉलेशन की जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कैसे कैसे कंडीशंस के अंदर रेन गॉज को इंस्टॉल करना चाहिए, इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। ओके, और उससे हमें क्या प्राप्त होती है, क्या लाभ होती है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट जो भी एग्जामिनेशन में जिस भी सेक्शन से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए और नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा, हम लिखवा देंगे। पहले जब हम कहेंगे कि हम समझा रहे हैं तो उस वक्त आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के बाद जो भी चीज समझाए होंगे उसका नोट्स आपको उपलब्ध करा देंगे। ओके, सो लिख लीजिए सबसे पहले, तो हेडिंग दीजिए मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल और लिखिए रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ टू विच वाटर वुड stand on a level area if all the rain water was to be collected on it. Okay, इसको किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन ए लेवल एरिया। ठीक है, जो अभी अभी आपको मैंने समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रेनफॉल कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज रेन गॉज विच इज ऑल्सो नोन एज, इसके जो अदर नेम है वो है पुल्वियोमीटर, ओम्बोरोमीटर, हाइटोमीटर और यूडोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं। रेनफॉल कैन बी मेजर्ड एट, आपको तो पता है रेन गॉज, लेकिन रेन गॉज की जगह ये सारे इंस्ट्रूमेंट में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको तो ध्यान में रहेगा कि केवल आपने पढ़ा है रेन गॉज को यूज करके रेनफॉल मेजर करते हैं, है ना। तो अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको लगेंगे कि कोई दूसरा चीज को मेजर करने के लिए होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप टिक नहीं लगाओगे, जानते हुए भी क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे बिना आंसर किए हुए, है ना। तो इसलिए इन सारे नाम को भी ध्यान रखना है। तो अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि रेनफॉल को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर हम मेजर करेंगे, तो इतने बड़े अर्थ सरफेस के ऊपर हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट है रेन गॉज जो बोला, इस चीज का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसा होता है, ये जनरली एक तरह का सिलेंड्रिकल वेसल होती है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होती है जिसका डायमेंशन हमें नोन होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नोन होता है। अब जो बरसात हुई, मान लो इधर बरसात हो रही है ना, बरसात हो रही है, तो बरसात हुई तो ऑब्वियसली इस सिलेंड्रिकल वेसल में कुछ वाटर कलेक्ट होगा, ये वाटर कलेक्ट हुई तो इस डेप्थ को हम मेजर कर लेते हैं। ओके, दिस इज द सिंपली मेजरमेंट प्रोसीड्यूर। ओके, यही होता है रेन गॉज। तो इस बात को भी लिख लीजिए कि रेन गॉज जनरली क्या होता है, यही होती है और कुछ नहीं होती है। हाँ, इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब हम अपने सहूलियत के लिए उसको अल्टर करते, उसको मॉडिफाई करके यूज करते हैं, उस चीज को हम बता देंगे। लिखिए ए रेन गॉज, चीजों को जितना सिंपल रखेंगे आपके लिए उतना आसान होगा पढ़ने के लिए। इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ
A cylindrical vessel assembly which is kept in ओपन खुले एरिया में रखेंगे इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर, इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर। किसी भी जगह पे आप रेन गॉज को इंस्टॉल करोगे तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, रेन गॉज इंस्टॉलेशन की। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, चलिए उस पर हम जरा स्टडी करते हैं। तो पहले लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए, रिक्वायरमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड बिफोर इंस्टॉलिंग ए रेन गॉज। वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं? तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? द रेन गॉज मस्ट बी सराउंडेड बाय ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ एटलीस्ट 5 मीटर बाय 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर। ओके, कहने का मतलब है एक फेंसिंग बनाइए, ठीक है, जिसका डिमेंशन होगा 5.5 मीटर कम से कम, एटलीस्ट, इससे ज्यादा चौड़ा भी आप लिख सकते हैं, 5.5 मीटर। अब इसके अंदर में आप रेन गॉज को इंस्टॉल कर दीजिए। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने रेन गॉज इंस्टॉल कर दिया। ये फेंसिंग की जरूरत क्यों है? ताकि कोई भी जानवर वगैरह, एनिमल्स या फिर कोई ह्यूमन वगैरह जाके जानबूझ के इस चीज को डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि ये डेटा बहुत सेंसिटिव है फॉर मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। ओके, तो ये एक ओपन फेंस से सराउंडेड होना चाहिए आपका रेन गॉज, ठीक है, कम से कम इतना। दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? ये डायग्राम बनाते रहिए, इस डायग्राम को आगे हम और कंप्लीट करेंगे, तो ये डायग्राम बनाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट कि जो आप रेन गॉज रखोगे तो वो आप किस पे रखोगे? एक लेवल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। लेट्स सपोज ये एक लेवल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर हमने रेन गॉज रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ओके, सो इसको लिखिए, रेन गॉज must be installed over a leveled horizontal surface। अच्छा, आप ये कैसे चेक करोगे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल है कि नहीं? स्प्रिट बबल को यूज करके। ओके, इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करिए, ये मान लीजिए आपने ये एक सरफेस बनाया, ठीक है, आप सरफेस बनाने से पहले आप रेड्यूस लेवल दे दीजिए चारों कॉर्नर का, इधर का, मतलब लेट्स सपोज यहाँ का आरएल, अगर मान लीजिए आरएल आप 10 मीटर रखना चाहते हैं, तो इसका आरएल 10 मीटर है, इसका भी आरएल 10 मीटर है, इसका भी आरएल 10 मीटर है, इधर का भी आरएल 10 मीटर है, इधर का भी आरएल 10 मीटर है बीच में, है ना। आप 4-5 पॉइंट का आरएल दे दीजिए और मार्किंग करवा दीजिए और ढलाई करवा दीजिए, समझ में आया? तो एक लेवल सरफेस हो जाएगा। इस तरह से आप लेवल सरफेस को बना सकते हैं। तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, मान लो लेवल सरफेस, ये आपका ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही आपने जस्ट थोड़ा ऊपर मतलब मान लो कि आपने एक 10 सेंटीमीटर का एक लेवल सरफेस, मतलब इतना हाइट का एक लेवल सरफेस बनाया और इसी के ऊपर आपने रेन गॉज को इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे रेन गॉज रख दिया, ठीक है।
इसी के ऊपर रख दिया। नाउ अभी ऐसा हुआ कि उस जगह पे बहुत ज्यादा बरसात हुई और बाढ़ आ गई। क्या समझ रहे हैं? बरसात हुई, बाढ़ आ गई और आपका रेनगॉज जो है ये बाढ़ के पानी के अंदर डूब गया। तो ये बाढ़ का पानी रेनगॉज में चला गया अंदर, तो जो प्रिसिपिटेशन डेटा ये मेजर कर रहा था वो चीज अब गलत हो जाएगी। क्यों? इसमें तो बाहर का पानी चला गया, बाढ़ का पानी। समझ रहे हैं? इसलिए रेनगॉज को सफिशिएंटली एट हाइट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस रखना है, ओके, ताकि बाढ़ का जो पानी है, अगर फ्लडिंग है, उस एरिया में कभी फ्लड आने का चांसेस है, तो वो चीज उस रेनगॉज का जो डेटा है उसको इफेक्ट ना करे, है ना। लेकिन इतना भी ऊपर नहीं रखेंगे कि विंड का इफेक्ट प्रिवेल हो जाए, मतलब विंड का इफेक्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो एट सफिशिएंट हाइट पे हमें रखना है टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रेनगॉज। ओके, सो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। रेनगॉज must be installed। किताबों में और भी डिफरेंट तरीकों से इन सब चीजों को लिखा होगा, लेकिन आप एक सिंपल वे में समझिए। एग्जामिनेशन में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो वो ये चाहेंगे कि आप क्या समझे, अपने समझ के हिसाब से लिखिए चीजों को। जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है वही लिखिए, ये नहीं कि जो किताबी भाषा है डायरेक्ट याद किया छाप दिया। उसमें मार्क मिलता है, कम मिलता है, इंप्रेशन आपका नहीं बनेगा। एग्जामिनर के सामने आपको एक अपना इम्पैक्ट छोड़ना है। हाँ, मेरे को कुछ आता है, मैं कुछ किया, समझ रहे हैं? तो लिखिए, रेन गॉज मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट सफिशिएंट हाइट above ground level to avoid flooding of rain gauge। ओके, ये था तीसरा रिक्वायरमेंट। चौथा रिक्वायरमेंट क्या है? देखो ये डायग्राम, जो पहला वाला डायग्राम बनाया था, मान लो जिस एरिया पे आप रेनगॉज, जिस लोकेशन पे आप रेनगॉज को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पर क्या है, उसके अगल बगल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो कंडीशन ये कहता है, रिक्वायरमेंट ये कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इससे कम से कम 30 मीटर के दूरी पर, ओके, कम से कम 30 मीटर की दूरी पर आपका रेनगॉज होना चाहिए। इस ऑब्स्ट्रक्शन से 30 मीटर की दूरी पर रेनगॉज होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका हाइट है लेट्स सपोज 17 मीटर, ये बिल्डिंग का टोटल हाइट है 17 मीटर, तो 17 गुना 2 कितना हो गया? 34, 34 मीटर। 17 इंटू 2 मतलब ये दिस इज लेट्स सपोज h, तो 2h इक्वल टू कितना हो गया? 34 मीटर। ओके, तो कम से कम 30 मीटर या फिर 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहने का मतलब है 34 मीटर। तो इन दोनों में से कौन बड़ा? 34 मीटर। तो वहां पे 30 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 34 वाला कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे, है ना। तो कम से कम उस ऑब्स्ट्रक्शन से 34 मीटर की दूरी पर आप रखोगे, मतलब 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। या फिर 30 मीटर, अगर 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है 30 मीटर के अंदर है तो 30 मीटर पे रखिए। क्लियर है? अगर हाइट ऑफ 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 30 मीटर से ज्यादा हो गया तो 2h का जो वैल्यू आया उतने दूरी पर उस ऑब्स्ट्रक्शन से आप रेनगॉज को इंस्टॉल करेंगे। समझ गए? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ओके, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। लिखिए 4th पॉइंट, लिखिए द रेन गॉज must be installed at a distance of at least 30 meter
or twice the height of building or structure. ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच मस्ट सेटिस्फाई बिफोर इंस्टॉलिंग द रेनफॉल सॉरी रेन गॉज. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेन गॉज. क्लासिफिकेशन ऑफ, थ्योरी पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगी. ओके, न्यूमेरिकल्स जल्दी आएंगे, लेकिन हाइड्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये सब चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन सब से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. एसएससी जेईई एग्जाम में, ईएससी में, गेट में, हर जगह पूछेंगे. ओके, ये जो अभी बताया, जैसे कि क्राइटेरिया कि रेन गॉज इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लेवल सरफेस वाला, फिर भी वो वाला मतलब फ्लड इफेक्ट से बचाने के लिए कुछ सफिशिएंट हाइट पर, या फिर ये पूछ लेगा डिस्टेंस वाला, है ना. फेंसिंग का साइज पूछ लेगा, एटलीस्ट 5.5 इंटू 5.5, कुछ भी पूछ सकता है आजकल, और पूछते भी हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आए हैं. सॉल्व करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, तब देखना आप. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेन गॉज, तो सब चीजों को मैं उतना ही जरूरत का चीजें बताऊंगा. एक्स्ट्रा कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, गार्बेज, वेस्ट मटेरियल आपको नहीं बताऊंगा. जितना चाहिए जिससे आपको 99.99% ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाए, उतना आपको बताऊंगा. क्लासिफिकेशन ऑफ रेन गॉजेस. तो रेन गॉजेस को जनरली दो तरह का रेन गॉज होता है हमारे पास. पहला है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज. नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दूसरा है रिकॉर्डिंग रेन गॉज. नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज के अंदर एक पॉपुलर रेन गॉज का नाम आपने सुना होगा, साइमंस टाइप रेन गॉज. ओके, तो साइमंस टाइप रेन गॉज जो था वो 1969 तक खूब यूज किया जाता था, है ना, एज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज. लेकिन उसके बाद अपना जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड रेन गॉज बनाया और इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब वो कौन सा है, क्या है, उसका भी नाम बताएंगे. ठीक है, और आजकल अभी एट प्रेजेंट टाइम मींस एट 2021 आपको साइमंस टाइप रेन गॉज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भारत के अंदर. सारा जगह पे रिप्लेसमेंट हो गई है, और जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज जहां भी था वो अपना आईएमडी वाला जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है. ठीक है, ये ऑब्सलीट हो गई है, अब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी स्टडी करना पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जानकारी हमें होना चाहिए. रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में जनरली हमारे पास 3 तरह के रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज होते हैं. पहला होता है टिपिंग बकेट. दूसरा है वेगिंग टाइप. तीसरा है नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप. ओके, दोनों एक ही चीज है, नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप. फ्लोट यहां पे ऊपर लिख देता हूं, और फ्लोट टाइप. ओके, तो ये 3 तरह के रिकॉर्डिंग रेन गॉज है. रिकॉर्डिंग रेन गॉज कहने का मतलब है कि ये जो रेन डेटा है ये ऑटोमेटिकली वही खुद रिकॉर्ड कर लेगा, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली रेन डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है. समझ में आया? लेकिन नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज में क्या है, ये
रिकॉर्ड नहीं करता है कुछ, ये केवल क्या करता है, जो प्रेसिपिटेशन का वाटर है, जो रेनफॉल का वाटर है, उसको कलेक्ट करके रखता है। फिर हमें वहां जाके जो भी मेजरमेंट जितना कलेक्ट किया है नहीं किया है उसको देखना होता है और हम अपना रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं मैनुअली। बस यही डिफरेंस है। अब रिकॉर्डिंग रेन गॉज में भी यहाँ पे जो 3 तरह का रेन गॉज बताया मैंने, टिपिंग बकेट, वेगिंग, नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप। इसमें जो टिपिंग बकेट टाइप है ये बहुत ज्यादा ये है, टिपिंग बकेट टाइप में बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा एडवांस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गॉज है ये, है ना। ये टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज को हम बहुत ही रिमोट लोकेशंस पे, मतलब माउंटेन्स पे, पहाड़ पे, इनएक्सेसिबल एरियाज पर बस एक बार गया, इंस्टॉल कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहां पे फिट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट कर दिया और अपना कंट्रोल स्टेशन जो है वहां पे ये डायरेक्ट जो भी रेन डेटा है वो रिकॉर्ड करके भेजता रहेगा, हमको वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अब वेगिंग टाइप और नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप में क्या होता है, ये कंट्रोल स्टेशन पे डेटा नहीं भेजती है, ये क्या करती है, इसमें ग्राफ लगा हुआ रहता है ना, ग्राफ पेपर लगा हुआ रहता है और उस ग्राफ पेपर में ये ग्राफ ड्रॉ कर देती है प्रेसिपिटेशन की, मास कर्व जिसको हम कहते हैं मास कर्व, ये मास कर्व बना देता है, समझे, मतलब कितना बरसात एक्यूमुलेट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दैट इज योर मास कर्व। हम बताएंगे मास कर्व कैसे होता है, क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी समझाएंगे। तो टिपिंग बकेट टाइप इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस होती है, डेटा आपका कंट्रोल स्टेशन पे भेज देता है फटाफट, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टिपिंग बकेट टाइप को अनएक्सेसिबल एरियाज पर, ओके, रिमोट लोकेशंस पर आप इंस्टॉल कर दीजिए एक बार, बस काम खत्म। हमेशा ध्यान रखिए जहां पर भी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके बगल में एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है उसके आसपास, ताकि हम ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज का जो डेटा है ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम टैली कर सके विद रिस्पेक्ट टू नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। मतलब क्या है, सिंपली एक कैलिब्रेशन के लिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है टू इंस्टॉल ए नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज आल्सो विद रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज, just for calibration purpose, just for checking the मतलब accuracy या perfectness of your recording rain gauge। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बस इसको लिख लीजिए, अभी हेडिंग बनाइए, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो लिखिए, दिस टाइप of rain gauge consist of a cylindrical vessel whose area is known and which is having graduations in India। Next point, in India the most commonly used non-recording type NR type rain gauge is Siemens rain gauge, which has a collecting diameter of 127 mm। साइमंस रेन गॉज का यही चीज पूछा जाता है, कलेक्टिंग डायमीटर के बारे में, और भी कुछ चीजें पूछे जाते हैं, इसको हम बताएंगे। पहले इसका एक डायग्राम बना लीजिए सिंपल सा। देखिए,
ये लेट्स सपोज ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो सबसे पहले एक मेटल, एक आप हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाओगे, तो लेट्स सपोज एक कंक्रीट का अपन ने पेडेस्टल टाइप का बना दिया, ठीक है। कंक्रीट का एक पेडेस्टल टाइप का पहले हम बना देते हैं, जस्ट ए मिनट। ये हमने बना दिया, इसमें एक मेटल केसिंग होती है, उसके बाद एक बॉक्स हम डालते हैं मेटल की, ये बॉक्स हमने डाल दिया इसमें ऐसा, ओके। दिस इज कंक्रीट, ताकि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बन पाए, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट हम डालते हैं। नाउ इसमें इसके अंदर एक बॉटल होती, ओके, जिसमें हम रेन वाटर कलेक्ट करेंगे, ये बॉटल होती है। अब इस बॉटल में ग्रेजुएशंस होते हैं, मतलब स्केल बनी होती है, ठीक है। नाउ एक फनल होता है, फनल मतलब जो कि आपका रेन वाटर को कलेक्ट करेगा, इस तरह का एक फनल होता है जो कि इस बॉटल में अंदर गई होती है, ओके। ये फनल, ये हो गया फनल। और इस फनल का जो कलेक्टिंग डायामीटर है वो होती है 127 mm की, मतलब 12.7 mm की इसका डाया होता है, 127 mm। तो ये पूछा जाता है इसका कलेक्टिंग डायामीटर कितना है, ओके, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो ये है साइमन्स टाइप ऑफ रेन गॉज, इतना भी डायग्राम बना देंगे तो काफी है। दिस इज योर बॉटल, ग्रेजुएटेड बॉटल, क्योंकि इसी बॉटल में स्केल बनी रहती है। दिस इज कॉन्क्रीट पेडेस्टल, पेडेस्टल, ओके। नाउ साइमन्स टाइप रेन गॉज आजकल अब इंडिया में यूज नहीं किया जाता, इट इज ऑब्सोलीट। मैंने बताया था जितने भी साइमन्स टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज थे उसको रिप्लेस कर दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने, और उसको रिप्लेस किया बाय स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग गेज, जिसका नाम है फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड पॉलिस्टर टाइप रेन गॉज। इस चीज से रिप्लेस कर दिया है, ओके। सो आजकल इसका इस्तेमाल होता है। वेल देखिए, ये जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है, बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी रेन वाटर है, रेन वाटर को ये कलेक्ट कर लिया, मान लो इतना कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हम कितना डेप्थ कलेक्ट किया ये रीडिंग ऑब्जर्व कर लेंगे, बस इतना ही काम है, और ये कुछ नहीं करती है ना। तो इसके बारे में लिख लीजिए एक लाइन, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप NR टाइप रेन गॉज only collect the rainfall but do not record any data, but do not record any data, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में पहले से ही ग्राफ बना हुआ रहता है, पहले से ही ग्राफ बना हुआ रहता है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली जो रेनफॉल आपका हुआ है रेनफॉल, उसको एक ग्राफ के फॉर्म में बना देता है, ठीक है। तो इसलिए उसे हम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज कहते हैं। वेल नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए नोट बना के, कि रिसेंटली IMD, Indian Meteorological Department, has switched over to the use of fiberglass reinforced
पॉलिस्टर टाइप रेन गॉज which comes in two variant, इसका दो वेरिएंट होता है, which comes in two variant, having collecting diameter या फिर having collecting area लिखिए, collecting area of 100 cm square and 200 cm square। ये दो वेरिएंट में आजकल ये वाला फाइबर रिइंफोर्स्ड वाला जो रेन गॉज है ये आने लगा है, जिसका यूज करता है अब IMD। क्लियर है? तो दिस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। वेल, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज से क्या मिलता है, तो क्या मतलब मास कर्व, रेनफॉल मास कर्व, ठीक है, मतलब कितना एक्यूमुलेट हुआ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ हम बना पाएंगे? हाँ, तो बना पाएंगे साइमन, क्योंकि मान लो देखो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, मान लीजिए बरसात हुई तो 1 घंटे के दौरान, 1 आवर के दौरान इतना कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो बरसात बंद हो गई, फिर आपने जाके ये मेजरमेंट ले लिया कि एक जितना समय बरसात हुआ उस बरसात के दौरान इतना प्रेसिपिटेशन कलेक्ट हुआ, आपने जाके मेजरमेंट ले लिया। मान लीजिए फिर दोबारा बरसात हुई, ओके, तो फिर से ये जमा हो जाएगा रेन वाटर, ओके। तो आपको पहला रीडिंग पहले पता था, फिर कितने ड्यूरेशन के लिए बरसात हुई, फिर अकॉर्डिंगली आप कितना जमा हुआ, ये चीज आप फिर जाके देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन, हाँ सॉरी, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज से इसको मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन इससे भी मास कर्व बनाई जा सकती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि साइमंस टाइप रिकॉर्डिंग गॉज को यूज करके क्या मास कर्व बनाया जा सकता है, तो यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज जो होती है, जो अभी हम बताएंगे, 3 तरह का होती है, टिपिंग बकेट, वेगिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप। तो इसमें जो वेगिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप है, ये ऑटोमेटिकली इसमें ग्राफ लगा हुआ रहता है और ये ऑटोमेटिकली मास कर्व वहीं पर बना देती है ऑन साइट, समझे? कौन कौन सा? वेगिंग बकेट एंड नेचुरल साइफन टाइप। अब वेगिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप ये सारे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉजेस हैं। इसमें से भी जो स्टैंडर्ड रेन गॉज एज ए रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज जो अपना कंट्री इंडिया अडॉप्ट करता है, इट इज नेचुरल साइफन टाइप रेन गॉज या फिर फ्लोट टाइप ऑफ रेन गॉज। क्लियर है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो टिपिंग बकेट रेन गॉज है, टिपिंग बकेट से ये थोड़ा ज्यादा एडवांस टाइप का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। तो इस रेन गॉज को आप किसी भी रिमोट लोकेशंस पे इंस्टॉल कर दीजिए, तो वहां से जो भी रेनफॉल डेटा है ये तुरंत इलेक्ट्रॉनिकली एट हायर डिस्टेंस आपको ये ट्रांसफर कर सकता है। तो आपका कंट्रोल स्टेशन कहीं नीचे है और आपका जो रेन गॉज ये कहीं बहुत ऊपर पहाड़ों में कहीं पे आपने लगा के रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? तो इसमें आप कंट्रोल स्टेशन पे सब डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें ग्राफ वहां पे नहीं बनता, वो ग्राफ ये भी बना सकता है लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज एक्वायर कर लेते हैं। तो टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज जो होती है, ये डायरेक्टली आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको डायरेक्टली दे देता है ना। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ये आपको डायरेक्टली बता देता है। बस इन सब बातों को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो लिख लीजिए। सेकेंड टाइप ऑफ रेन गॉज, हेडिंग बनाइए, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज। रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज। तो देखिए, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज में आपको डायरेक्ट लगातार आपको रेनफॉल डेटा मिलते रहेगी, ओके। तो ये एक कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ये प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको कभी कभी हम कंटिन्यूअस टाइप ऑफ रेन गॉज भी कहते हैं, या फिर ये मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना रेनफॉल एक्यूमुलेट होते चल रहा है, इस चीज का भी डेटा दे रहा है, तो इसको कभी कभी हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं, है ना।
तो ये सब कुछ कुछ वेरिएंस नाम है इसके बस। दिस टाइप ऑफ रेन गॉज gives a continuous variation of rainfall data, continuous variation of rainfall with time. Next point, using this data, rainfall intensity versus time curve can also be plotted. Versus time curve can also be plotted. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? टिपिंग बकेट टाइप, इसमें लिख लीजिए एक लाइन, दिस रेन गॉज हैव एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, which can transfer rainfall data to a distance, hence this type of rain gauge are generally installed at this type of rain gauges are suitable to install at, ऐसे लिखिए, ये चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, suitable to install at remote locations inaccessible areas, लोकेशंस है ना, ऐसे लोकेशंस पे ये इसको इंस्टॉल करना ज्यादा सुटेबल होता है। तो ये लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन सा है? टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है, इसमें और भी बहुत चीज बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। ये जो टिपिंग बकेट टाइप है ये डायरेक्टली रेनफॉल इंटेंसिटी बता देता है। क्लियर है? ये क्या करता है? इट गिव्स द रेनफॉल इंटेंसिटी डायरेक्टली। ओके, सो इसको लिख लीजिए, इट गिव्स, ये भी पूछा जाएगा कभी कभी, रेनफॉल इंटेंसिटी डायरेक्टली। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी कहने का मतलब कितना रेनफॉल हुआ कितने समय के अंदर, यही है रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विद इन सर्टेन टाइम। ओके, इसका जो रेशियो होता है इसी को इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है उसमें वही भेजता है वो इंटेंसिटी, इतना अभी इस समय तक में इतना रेनफॉल हुआ, इस समय तक में इतना हुआ, इस समय तक में इतना हुआ, तो वहां से इंटेंसिटी निकल जाएगा, फटाफट निकल जाता है। क्लियर है? नाउ ये जो हमने आपको बताया, कौन सा, ये टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज, इस पर आधारित एक रेन गॉज है
ओके, इस पर आधारित एक रेन गॉज है जिसका नाम है टेलीमीटरिंग रेन गॉज। ओके, इस पर आधारित एक रेन गॉज है, उसका नाम है, एग्जांपल इसमें लिखिए टिपिंग बकेट टाइप में। टिपिंग बकेट का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म पर बेस्ड एक रेन गॉज है जिसका नाम है टेलीमीटरिंग रेन गॉज। टेलीमीटरिंग रेन गॉज। ओके, तो टेलीमीटरिंग रेन गॉज इज ए टाइप ऑफ टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज। ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस होती है सब कुछ। और टेलीमीटरिंग रेन गॉज जो है ये माउंटेन लोकेशन पे, माउंटेन एरियाज पे, ओके, या फिर इनएक्सेसिबल प्लेस पे, वहां पे यूज होती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो टेलीमीटरिंग टाइप ऑफ रेन गॉज है इज बेस्ड ऑन विच मैकेनिज्म, टिपिंग बकेट मैकेनिज्म। क्लियर है, ये चीज पूछा जाता है। तो ये उसका टिपिंग बकेट का एक एग्जांपल है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को मैं सरल रखूंगा और जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा, ना ज्यादा ना कम। नाउ अब दूसरा टाइप ऑफ रेन गॉज जो है वो क्या है, वेगिंग बकेट रेन गॉज। ओके, वेगिंग बकेट रेन गॉज, वेगिंग बकेट, और कौन सा है, और है नेचुरल साइफन टाइप, नेचुरल साइफन टाइप, और इसको फ्लोट टाइप, FLOAT, फ्लोट टाइप रेन गॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो वेगिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप है, ये दोनों रेन गॉज सेम चीज देती है, बस इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। सेम चीज कहने का मतलब है ये मास कर्व, ओके, मास कर्व ऑफ रेनफॉल ये बनाती है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल ये आपको देती है, क्योंकि ये जो रेन गॉजेस है इसमें ग्राफ लगा हुआ रहता है। ओके, एक सिस्टम होता है उसमें ग्राफ लगा हुआ रहता है, और जैसे ही रेन गॉज पानी को कलेक्ट करता है एक मैकेनिज्म के तहत वो कितना पानी कलेक्ट किया वो ड्रॉ कर देता है। ओके, वहां पे एक ग्राफ बनी रहती है मास कर्व की, तो वो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे ड्रॉ करता है ऑन साइट, समझे। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर में लिखिए एक स्टेटमेंट। अच्छा, पेपर हमारा इधर खत्म हो गया, जस्ट ए मिनट। तो लिखिए दिस रेन गॉजेस gives mass curve of rainfall, अब मास कर्व क्या है, मास कर्व यही है कि कितना रेनफॉल एक्यूमुलेट हुआ कितने टाइम में, है ना, इसी को हम मास कर्व कहते हैं। अब ये मास कर्व कैसा दिखता है रेनफॉल का, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए मास कर्व, इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये रेनफॉल देखिए, ये इस तरह से एक ग्राफ बनाइए, रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। ओके, रेनफॉल वर्सेस टाइम। लेट्स सपोज टाइम है आपका सुबह 8:30, फिर आपका टाइम आया 11:15, फिर आपका टाइम आया मान लो 16:45, ऐसा कुछ कुछ टाइम पीरियड मैंने ले लिया। ओके, तो यहां से ये कर्व ऐसे शुरू हुई, ऐसा मान लो। तो ये है एक तरह का मास कर्व। अब ये मास कर्व क्या क्या बता रहा है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मैं लेट्स सपोज डिफरेंट टाइम्स में मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो ये बता रहा है कि 8:30 से लेके 11:15 तक रेनफॉल होते रहा और इतना रेनफॉल एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, इतना इतना डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्यूमुलेट हो गया। कितना, लेट्स सपोज ये कुछ है 10 mm या 25 mm, जो भी, एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्यूमुलेट हो गया, मतलब सुबह 8:30 बजे से लेके 11:15 तक बरसात हुई, ठीक है। ये एक तो ये चीज बता रहा है। ओके, दूसरा अब क्या बता रहा है
अब ये बता रहा है, जरा गौर से अगर देखोगे 11:15 से लेके 16:45 तक, लगभग 5 बजे तक आपका जो ये मास कर्व है, ये देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल है, इसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं हुई। मतलब इस दौरान कोई रेनफॉल, कोई रेन, मतलब कुछ भी पानी रेन गॉज में एक्यूमुलेट नहीं हुई है। इसका मतलब बरसात ही नहीं हुई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बरसात ही नहीं हुई होगी। तो ये चीज भी यहाँ पे पता चल रहा है हमको। फिर देखिए 16:45 के बाद फिर आपका जो मास कर्व है ये इंक्रीजिंग ऐसा बढ़ता चला, मतलब फिर रेनफॉल एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब फिर यहाँ से बरसात शुरू हो गई। तो क्या ये जो मास कर्व है अगर हमें मिलता है तो मास कर्व से हमें क्या क्या पता चल रहा है? एक तो ये पता चल रहा है कि बरसात कब शुरू हुई कब खत्म हुई, मतलब इनिशिएशन एंड सीजन ऑफ रेनफॉल, ये हमें पता चल जाता है ना। दूसरा, अगर ये देखो ये जो मास कर्व है इसका अगर स्लोप लोगे, ठीक है, स्लोप कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ओके, और इस लाइन का मैं इधर स्लोप निकालू, स्लोप, तो मेरे को क्या पता चलेगा, रेनफॉल वर्सेस टाइम dp अपॉन dt। तो रेनफॉल वर्सेस टाइम ये क्या है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की नहीं, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ओके। तो आपका ये जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में जो वेगिंग बकेट, फ्लोटिंग बकेट, वेगिंग बकेट टाइप और क्या नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप ऑफ रेन गॉज है, ये आपका मास कर्व देता है, और मास कर्व का जो स्लोप है वो इंटेंसिटी बताती है, समझ गए। और मास कर्व ये भी आपको बताता है कि बरसात कब शुरू हुई कब बंद हुई, ये डेटा भी आपको मास कर्व से मिल जाता है। तो मास कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर हाइड्रोलॉजिक स्टडीज, है कि नहीं। और मास कर्व कहाँ बनाता है, वो रेन गॉज ऑटोमेटिकली बनाती है, क्योंकि उसमें ग्राफ पेपर लगा हुआ रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है वहाँ पे मास कर्व, बस हमको जाके वो डेटा ले लेना है, वो ग्राफ निकाल लेना, फिर दूसरा ग्राफ लगा देना, समझ गए। तो ऑटोमेटिकली वहीं पे ग्राफ बना देता है, ये ड्रॉ करती है ग्राफ, ये मतलब रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। ये जो दो टाइप ऑफ रेन गॉज बताया हुआ है, वेगिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप, यहां तक समझ गए। तो दिस इज योर मास कर्व। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही लिख लीजिए कि ये इसका जो स्लोप है वो इंटेंसिटी बताती है, और मास कर्व से ये भी पता चलता है कि बरसात कब शुरू हुई कब बंद हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो ये जो दो टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से जो नेचुरल साइफन टाइप ऑफ रेन गॉज है उसको अधिकतर यूज किया जाता है इंडिया में, और उसको एज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज भी हम कंसिडर करते हैं, ओके। सो इसको लिख लीजिए, इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, नोट, इन इंडिया natural siphon type rain gauge is extensively used as the standard recording type rain gauge, recording type of rain gauge। अब देखिए एग्जामिनेशन में दोनों ऑप्शन दिया हुआ होगा, नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप, मान लो, और पूछा है कि इन दोनों में से, या फिर और दो ऑप्शन दिया होगा, साइमंस टाइप, और एक ऑप्शन दे दिया मान लो कि टेलीमेट्रिंग टाइप। अब इन सभी में से स्टैंडर्ड वाला कौन सा है इंडिया में पूछेगा, तो वहां पे चूंकि नेचुरल साइफन भी है तो आपको नेचुरल साइफन पे ही टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में ऐसा है कि ए ओनली कहने का मतलब है मतलब नेचुरल साइफन ओनली, या फिर नेचुरल साइफन एंड फ्लोट टाइप बोथ, है ना। और ऐसे नेचुरल साइफन और फ्लोट टाइप के बीच में कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि वो दोनों लगभग सेम है, दोनों एक ही चीज का नाम है। अगर फिर भी ऐसा कह रहा है, ओके, और ऑप्शन में भी है केवल नेचुरल साइफन टाइप, और ऐसा भी है कि नेचुरल साइफन टाइप एंड फ्लोट टाइप, तो आप इसको लगाना टिक, किसको, नेचुरल साइफन टाइप एंड फ्लोट टाइप बोथ, ओके, क्योंकि वो दोनों एक ही का नाम है। वेल, तो ये था आपका रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज, और इतना डेटा आपको रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी था।
ओके, आप देखिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब सेक्शन से आए होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ओके, आजकल कुछ आधुनिक इंप्रूवमेंट हुई है और आधुनिक इंप्रूवमेंट के तहत और कुछ नए एडवांस्ड सिस्टम्स डेवलप हुए टू मेजर द रेनफॉल, है ना। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम, जैसे टेलीमीटरिंग रेन गॉज मैं बताया, जो कि बेगिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज पर के कॉन्सेप्ट पर जो टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज के कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर करता है, और बनाया गया है टेलीमीटरिंग रेन गॉज। ठीक है, ये एक एडवांस रेन गॉज, ठीक है, जो हाँ आजकल बनाई गई है। दूसरा जो टेक्निक है इट इज रेडार बेस्ड रेन गॉज। ओके, तो इनके बारे में भी लिख लीजिए जरा। तो लिखिए, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट in rain gauge technology is as follow. पहला, टेलीमेट्रिंग रेन गॉज, अब टेलीमेट्रिंग रेन गॉज सबसे पहले पूछेगा, टेलीमेट्रिंग रेन गॉज इज ए टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गॉज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो ये सबसे पहले इट इज रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काफी एडवांस होता है। ओके, और इसको इनएक्सेसिबल लोकेशन या फिर रिमोट लोकेशंस पर यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गॉज। ठीक है, लिख लीजिए, दिस इज बेसिकली ए रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज फिर और एक चीज बोला था, जहां भी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज आप इंस्टॉल कर दे उसके अगल बगल एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज भी इंस्टॉल करिए, ताकि आपको क्या है, मतलब आपको कैलिब्रेशन करने में, मान लो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज आपको एरर दे रहा है तो उसको कैलिब्रेट करने में काम आए, है ना। लिखिए, दिस इज बेसिकली ए रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज which contain electronic unit so as to transfer rainfall data to the base station it is installed। तो देखिए इसको ऐसे, ताकि वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है इसलिए वो बेस स्टेशन पे आपको रेनफॉल डेटा ट्रांसफर कर देगा, इसलिए वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह के रेनफॉल को आप इनएक्सेसिबल या फिर रिमोट लोकेशन पे इंस्टॉल करिए तो आपको ज्यादा फायदा है कि नहीं। तो इसलिए इट इज इंस्टॉल्ड एट इनएक्सेसिबल एंड रिमोट लोकेशन नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, ये चीज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन, आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है ना। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, सब बात लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज, टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज, आपको हाइड्रोलॉजी का वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करिए, है ना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, इसमें संकोच मत करिए। डाउट बताने के लिए तो हमें ऐसे डाउट आएगा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो अंदर जाएंगे, मजा करेंगे, है ये नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका ये। दूसरा जो टेक्नोलॉजी, इट इज रडार सिस्टम, जो कि बहुत आधुनिक है और ज्यादा एक्यूरेसी से
आप रेडार सिस्टम को यूज करके रेनफॉल डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो रडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना, और इसमें जो एरियल कवर होता है वो भी आपका ज्यादा है। ओके, मतलब आप अधिक बड़े एरिया का रेनफॉल डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो लिखिए, इसमें 4-5 स्टेटमेंट लिखिए। इसमें पहला सेंटेंस लिखिए, दिस इज यूज्ड टू फाइंड, दिस इज यूज्ड टू फाइंड एरियल एक्सटेंट location and movement of rainstorms. ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हर एक सेंटेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। रेन स्ट्रोम्स, सो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए, ध्यान रखिए, चीजों को रिवीजन करिए। नोट्स में आपका सब रहेगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया हो। ओके, रेनफॉल ओवर द लार्ज एरिया can be measured with good accuracy using radar system. ये चीज ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गुड एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका वेवलेंथ के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, मेट्रोलॉजिकल रडार ऑपरेट ओवर a wavelength of range of, ऐसे लिखिए, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लैम्डा इक्वल टू 3 to 10 cm। एक मिनट, हाँ, 3 to 10 cm। किताबों में आपको 5 to 10 cm मिलेगा, लेकिन ये 3 to 10 cm के रेंज पे काम करता है। दिस इज द डायरेक्ट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम IMD वेबसाइट। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला वेवलेंथ है, इसको यूज किया जाता है फॉर हैवी रेनफॉल, और छोटा वाला वेवलेंथ यूज किया जाता है फॉर लाइट रेनफॉल। तो लिखिए, फॉर हैवी रेनफॉल टेन cm वेवलेंथ, ये चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, वेवलेंथ इज यूज्ड। कभी कभी क्वेश्चन में 5 cm भी दिया होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कम वाला वेवलेंथ है वो लाइट रेनफॉल के लिए यूज होगा, जो बड़ा वाला वेवलेंथ है वो हैवी रेनफॉल के लिए यूज होगा। ओके, फॉर लाइट रेनफॉल थ्री cm वेवलेंथ इज यूज्ड। ओके, जो इसका रेंज होता है रडार सिस्टम का, ये जनरली लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक ये इसका एनालिसिस ये कर पाएगा प्रेसिपिटेशन का। ओके, तो इसका रेंज, एरियल एक्सटेंट रेंज अगर लिखना हो तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा काम आ जाएगा। 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक, सॉरी, ओके, अप्रोक्सीमेटली अप टू 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके,
तो ये ऑब्जर्वेशन ले सकता है इतने क्षेत्रफल के अंदर में, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यू एडवांसमेंट में और भी टेक्निक्स हैं, जैसे सैटेलाइट टेक्निक है, मतलब ये वेरी मॉडर्न है, लेटेस्ट, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। ये डायरेक्ट फोटो लेके आपको वहाँ से कंट्रोल स्टेशन पे सैटेलाइट डायरेक्टली फोटोज भेज देता है, वहाँ से हमको प्रेसिपिटेशन का आइडिया हो जाता है ना। और भी है स्टोरेज गॉजेस एक्सेट्रा, वो सब जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक से क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, सो ये था आपका रेन गॉजेस के डेटा और रेन गॉजेस के बारे में, तो इसमें सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गुड लक, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेन गॉज नेटवर्क, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट, फिर एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा, मीन रेनफॉल डेटा कैसे कैलकुलेट करें, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं प्रेसिपिटेशन चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे। तो ये रेन गॉजेस के बारे में था, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। सो सारा डेटा इस वीडियो का आप अच्छे से समेट के लिखिए और रिवीजन करते रहिए प्रॉपरली टाइम टू टाइम। गुड लक।